नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले आज हम एक ऐसे महामानव को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश में खास करके जो साहित्य प्रेमी हैं, हिंदी साहित्य के जो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लोग हमेशा स्मरण करते हैं, जिनसे हमेशा हमें बहुत ही कुछ करने की ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। देश के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत कुछ सोचने का भी मौका मिलता है। ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पे इस विशेष बातचीत में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, उन सब के बारे में उनसे हम उनकी राय जानेंगे, उनके जरिए हम जानेंगे दिनकर जी को समझने की कोशिश करेंगे। और आज से बेहतर आयोजन क्या हो सकता है जब हम दिनकर जी को आज के समय में आज के समय में उनके विचारों के, उनके कविताओं का क्या एक प्रासंगिकता है, उसको भी समझने जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी हैं, हमारे साथ अलका सिंह जी हैं, हमारे साथ श्वेता दीप्ति जी हैं, हमारे साथ और भी दो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं विशेष, चूंकि ये लोग परिचय के मोहताज नहीं है, हम सीधे विषय पे जाते हैं। और आप दिनकर को कैसे याद करते हैं, मेरा पहला सवाल है। और मैं चाहूंगा कि दिनकर सोसाइटी से जुड़े हुए डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी आज की बातचीत की शुरुआत करें जी। एक बार पुनः नमस्कार सभी को और श्रोताओं को, दर्शकों को भी। राष्ट्र कवि दिनकर को हम राष्ट्र जागरण के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। राष्ट्र को जगाने की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा जनमानस को जगाया। चाहे वो ओंकार हो, चाहे परशुराम की प्रतीक्षा हो, संस्कृति के 4 अध्याय हो, उनका कोई भी साहित्य आप ले लें, उसमें जन जागरण का संदेश है। और वो जन जागरण का संदेश पूरा मुखर होकर आया है दिनकर जी की रचनाओं में, और हम लोग उसी रूप में जानते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता, सारी पंक्तियां उनकी, तो दिनकर को हम उसी रूप में जानते हैं। थोड़ा नेटवर्क की कुछ दिक्कतें हो रही है, इसलिए सत्येंद्र जी की आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ पा रही है। हमारे साथ संजय पंकज जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक मिनट, आपकी माइक म्यूट है सर। म्यूट कि नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ, अब हो गया, अब हो गया। हाँ, तो संजय पंकज जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की विशेष बातचीत में। और मेरा सौभाग्य रहा है कि आपको हमेशा से, कह सकता हूँ कि बचपन से ही सुनते हुए आपको बड़ा हुआ हूँ। आज दिनकर जी के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप दिनकर जी को कैसे याद करते हैं आज के दिन में। आज संपूर्ण संसार के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक आतंकवाद की, और वह आतंकवाद देश के अपने प्रभुत्व के अंतः संघर्ष के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। एक देश दूसरे देश पर तना हुआ है, युद्ध की विभीषिका सामने है, तनाव ग्रसित पूरा हर देश है, और हर देश अपनी सत्ता के मद में युद्ध की विभीषिका की ओर। जबकि इतिहास कहता है, हमने जिस तरह से विश्व युद्ध देखा है, विश्व युद्ध में जितना सर्वनाश हुआ था, जितनी संख्या में लोग मरे थे, लेकिन इतिहास का भी दुर्भाग्य है कि इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। इसीलिए लिटरेचर वाले हम लोग कहते हैं कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम इतिहास से ही सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखते। अगर इतिहास से सीखे होते तो बार बार युद्ध की ओर संसार नहीं भागता। तो आज आतंकवाद और पर्यावरण दो बड़े संकट हैं, और दोनों की चिंता रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य में है। गद्य में भी है, पद्य में भी है। दिनकर एक विराट व्यक्तित्व के, एक औदात्य दृष्टिकोण के,
केवल भारतीय ही नहीं, वैश्विक चेतना के, लेकिन भारतीयता की पीठिका पर खड़े एक विश्वबोध के बड़े कवि हैं, जिनमें मानवतावाद भी है, जिसमें प्रकृति भी है, जिसमें युद्ध की समस्या का समाधान और युद्ध की विभीषिका के, हम कुरुक्षेत्र की इन कौन रोता है यहाँ इतिहास के इस अध्याय पर, तो दिनकर की उन पंक्तियों को देखे, उस आलोक में देखे। फिर आज वर्ग संघर्ष है, आज जातीय संघर्ष है, उस आलोक में संपूर्ण एक तरह से हम कहें कि जातीय विभेद को मिटाने के लिए समरस समाज की स्थापना के लिए रश्मि रथी एक आधुनिक गीता की तरह हमारे सामने है, जिसमें पुरुषार्थ की बात करते हैं, प्रतिभा की बात करते हैं, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं, और किसी भी कुल में प्रतिभाशाली पैदा हो सकता है। तो दिनकर को हम एक समरस समाज के संस्थापक के रूप में, केवल राष्ट्र कवि दिनकर कह देने से काम नहीं चलेगा। हम तथाकथित उनकी रचनाओं पर स्वच्छंदतावाद, अब जिस तरह से काल विभाजन करने वाले आलोचक जिस दृष्टिकोण से उनको स्थापित करते हैं, उस दृष्टिकोण को अब समय नहीं है कि उस दृष्टिकोण से हम कविता का और साहित्य का मूल्यांकन करें। प्रगतिवादी तत्व तो हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से अनेक प्रगतिवादी ऐसी रचनाओं को देखिए जो प्रगतिवाद के बैनर के तहत लिखते रहे, लेकिन उनकी रचनाओं में प्रगतिवादिता नहीं है। दिनकर की रचनाओं में देखें, इससे आगे कौन प्रगतिवाद जाता है, कौन जाता है आम आदमी के जीवन के संघर्ष के लिए, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, वत्स वत्स ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुरजारे की रात बिताते हैं। कौन होगा जो सत्ता में रहते हुए भी, राजनीति में रहते हुए भी प्रतिपक्षी, एक रचनाकार की भूमिका प्रतिपक्षी की भूमिका होती है, जो सत्य कहने से कभी भी डरता नहीं है। पूरी निडरता से दिनकर ने संसद और संसद से बाहर भी, और जहां कहीं भी जिस दल के झंडावरदार थे उस दल में भी अराजकता देखी, अनैतिकता देखी, तो उसके विरुद्ध उनकी रचनात्मक प्रखरता मुखर होकर आई है। फिर हम तनाव के संदर्भ में भी देखें, आज भी अनुलंघ्य कविता की तरह हिमालय रचना है, जिस हिमालय के माध्यम से सिर्फ अतीत का गौरव गान ही नहीं करते हैं, भारत के पुरुषार्थ की भी बात करते हैं। हम जिस भारत को आज व्याख्यायित कर रहे हैं, जिस भारतीयता की बात करते हैं, आज भी भारत की जितनी अच्छी परिभाषा, जितनी अच्छी व्याख्या दिनकर ने की है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेषण का है, किसी एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। इससे बड़ी परिभाषा, इससे बड़ी व्याख्या भारत की नहीं हो सकती है, और इसी की व्याख्या में हम संपूर्ण विश्व मानवतावाद की भी परिकल्पना नहीं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो दिनकर एक विराट काफी बिल्कुल काफी विस्तार से आपने चीजों दिनकर को, और मैं तो इनफैक्ट की जो मेरा नेक्स्ट जो सेगमेंट है उस पे भी आएंगे कि दिनकर जी को मैं पता है अगर मेरा वश चले तो मैं दिनकर जी को एक राजनेता के तौर पे ज्यादा याद करना पसंद करूंगा, क्योंकि जब उनके संसद के जब भाषणों को मैंने पिछले दिनों पढ़ा संसद की लाइब्रेरी में, तो मुझे लगा कि कितने मतलब उस समय अपने समय से कितना आगे वो सोचते थे, खास करके शिक्षा प्रणाली को लेकर, भाषा विवाद को लेकर। हम आएंगे उस पे, उन विषयों पर भी आएंगे, क्योंकि समय कम है और हमारे पास इतना अच्छा पैनल मिला है जी। तो हमारे साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी हमारे साथ है। आप दिनकर को किस तरीके से याद करेंगे आज उनकी पुण्यतिथि पर? सभी को मेरा नमस्कार। दिनकर को याद करने के लिए किसी समय विशेष की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो एक साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति, और खासकर अगर वो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए दिनकर का नाम और दिनकर को याद करने की कोई वजह नहीं है। और दिनकर मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और खासकर बात जब उनकी राष्ट्रीय चेतना की आती है, उनके राजनेता होने की बात आती है, और मैं तो इसलिए भी याद करती हूँ कि मैं उस विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की जहाँ वो कभी वाइस चांसलर रह चुके थे। तो ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है। भागलपुर विश्वविद्यालय से मैंने अपना अध्ययन किया, और जहाँ तक दिनकर के एक बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करूँ, तो उसमें मैं दिनकर को याद करती हूँ तो मुझे उर्वशी की याद आती है, और उसके साथ जुड़ी
क्योंकि एक महिला हूँ मैं, तो शायद ये दोषारोपण हो सकता है कि महिला से जुड़ के ही बात मैं कर रही हूँ। लेकिन महिला मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़कर उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उस रूप में उन्हें ज़्यादा याद करना चाहती हूँ कि मन को पढ़ने की कला या औरत के अंदर की बात, उसके मन में चलने वाले जितने विचलन की स्थिति होती है, जितनी उद्वेलन की स्थिति होती है, इसको उन्होंने जिस तरह जाना, समझा और व्याख्या किया है, वो मुझे हमेशा से उनके से जोड़ता रहा और इस संदर्भ में मैं उन्हें हमेशा अपने दिल के करीब, अपने दिमाग के करीब पाती हूँ। थैंक यू सो मच। और उर्वशी तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में जो लोग भी रुचि रखते हैं उनको जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं हमारे एक साथ बात कहूँ जी कि अभिषेक जी, मैं फिर बात अपनी पूरी करना चाहती हूँ कि उर्वशी को मैं जब पढ़ती हूँ, तो उर्वशी से अधिक मुझे औशनरी ज़्यादा प्रभावित करती है। वो चरित्र जिसके लिए उसमें बहुत सीमित जगह है, बावजूद इसके मुझे औशनरी ने ज़्यादा प्रभावित किया है उर्वशी की जगह। एक आम औरत, एक आम नारी जो सोचती है, उसके लिए ऑर्डिनरी को जानना, ऑर्डिनरी को पढ़ना, उसे समझना शायद बहुत मायने रखता है उर्वशी के किसी भी अध्ययन करने वाले जो अध्येता है उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर कल्याणी जी भी जुड़ चुकी हैं। इसके पहले कि आपसे हम जाने, हमारे साथ कवि और साहित्यकार अलका सिंह जी हैं। आज आप दिनकर को किस रूप में याद करना पसंद करेंगे? क्योंकि हर लोगों का अपना, उनको याद करने का अपना तरीका है। मैं चाहता हूं कि आप अपना बताएं कि आप कैसे दिनकर को याद करते हैं, किस रूप में याद करते हैं। आप अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। जी हेलो। जी जी, आप बोलिए। जी जी, अभी आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो ये बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर इतना बढ़िया इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें, और जहां तक दिनकर की बात है तो मुझे लगता है कि अगर किसी कवि ने, अगर मुझे मेरे मन को छुआ हो, तो वो सबसे पहले कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और उनसे अगर हमारा परिचय हम कहें तो कक्षा 9 में जब हमने पढ़ी थी कि तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। और जैसा कि पंकज जी भी कह रहे थे, और जो आज के विश्व की जो स्थिति है उसमें इतनी अच्छी ये जो 4 लाइनें हैं, वैसे तो पूरी कविता बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो कहते हैं कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वो नर तेरा है वो वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, मानवता के उस ललाट बंधन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। और ये जो पूरी कविता है कि दो हृदयों के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की और विश्व की गति को मोड़ रहे हैं, तो पूरी तरह से मतलब झंकृत करने वाला, या हम कहें कि जो सोया जनमानस है उसको पूरी तरह से झकझोर कर अगर उठाने वाला, जो एक कवि की, जो जिसके लिए हम कवि को जानते हैं कि कवि युग दृष्टा होता है, कवि को ये पता होता है, और कवि कभी भी अपने काल में बंधा हुआ नहीं होता है, वो काल से परे होता है, और वो देख सकता है वो चीजें जो कि सामान्य मनुष्य, या हम कहें कि यहाँ तक कि जो राजनेता नहीं देख सकता है, वो कवि देख सकता है, वो एक साहित्यकार देख सकता है। और जब इस तरह के साहित्यकार होते हैं, जब हम उनकी संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते हैं, वो भी जब हमने उसके जो अंश पढ़े थे, जो हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में जब था, तो उसमें जब उन चीजों को हम पढ़ते हैं कि कैसे आपका जो विचार है वो देश के सौंदर्य बोध को, देश के शक्ति बोध को धक्का लगाता है। अगर आप अपने देश में, अगर कहीं पे आपको कुछ गंदगी दिखती है, और अगर आप उसको वहां से हटाते नहीं हैं, वहां से उसको उठाते नहीं हैं और छोड़ देते हैं, तो आप अपने देश के सौंदर्य बोध को, आपके देश के सौंदर्य बोध को धक्का लगता है। और जब आप ये कहते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, देखिए सब जगह अव्यवस्था है, इस तरह की जब आप बात करते हैं और आप उसमें अपना कोई योगदान नहीं कर रहे हैं उस व्यवस्था को ठीक करने में, तो आप उस देश की, अपने देश की शक्ति बोध जो आपकी है, जो आपकी वो जो शक्ति है, उस शक्ति का आप एक तरह से देखा जाए तो उसको कम कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए। तो जो आह्वान करने की बात है युवाओं को, और इसी तरह से जैसे वो बहुत उससे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो
इतनी सारी चीजें, मतलब आपके अंदर से हम ये कहें कि मनुष्य को नहीं जगाते हैं, वो मुर्दे में भी जान फूंकने वाले कवि हैं। तो अगर हमें एक कवि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत से कवियों, हमने सुभद्राकांत चौहान को भी पढ़ा, सबकी एक अपनी अलग-अलग है, लेकिन इनमें जो गहराई थी या चीजों को जो समझने की और चीजों को जो समझाने की जो इनमें इनकी कलम, वो है ना, कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी-बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इस तरह से जो व्यक्ति कलम को तलवार बना लेता है, तो निश्चित रूप से वो तो हमारे समय के जितने भी लोग हैं, वो कम से कम दिनकर को किसी एक विशेष दिन, हमें ये नहीं कि आज 24 अप्रैल है तो हम दिनकर को याद करेंगे या सितंबर के महीने में उनके जन्म दिवस के दिन याद करें। दिनकर तो हमें हर पग पे जहां भी कुछ बात होती है, जहां संस्कृति की बात होती है, जहां संस्कारों की बात होती है, तो जो हम संस्कृति के 4 अध्याय जब पढ़ते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है, ये बड़ा शोध का विषय है कि जब ये किताब 60 के दशक में जब ये किताब आई थी, तो उसके बाद ये किताब कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई। उसके बाद बहुत समय बाद इसका प्रकाशन, मतलब फिर ये पुनर्प्रकाशित हुआ, सारी चीजें हुई। तो आखिर में ये बीच का जो पूरा कालखंड था, उसमें ऐसी कुछ क्या बातें लिखी हुई थी जो कि लोगों को अगर समझ आ जाती तो लोगों में कुछ क्या कुछ क्रांति हो सकती थी, क्या हो सकता था। तो कम से कम हम आज के दिन भी ये करें कि दिन संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, जो हमने भी पढ़ी है, आप सबने भी पढ़ी है, इस चीज को हम जन जन तक, और इसको मतलब इन चीजों को लोग पढ़ें, लोग जाने, भारत की इतनी अच्छी कल्पना, पूरे इतिहास की, पूरे संस्कृति की, एक-एक करके खंड-खंड में उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजों को, तो एक इतिहासकार के रूप में, उसे इतिहास के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक कवि है, एक साहित्यकार है, एक निबंधकार है, और इस तरह से मतलब उनका विराट व्यक्तित्व है। सिर्फ राष्ट्र कवि कहने से, जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा, कि सिर्फ राष्ट्र कवि कहना उनको कम कर देना है, कम करके आंकना है। उनका जो पूरा विराट व्यक्तित्व जो उनका है, जो उनका वैभव है, और जो बिहार की धन्य भूमि जो है, जहां से जो उनका जन्म स्थान है, बिहार अगर उनका जन्म स्थान है, तो ये हम सबको तो खैर याद आते हैं। और मेरे ख्याल से जितने लोग इस तरह के हैं, जो सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, उनको निश्चित रूप से दिनकर से जो है वो इतनी प्रेरणा मिलती है, लिखने की प्रेरणा, बोलने की। आप उनकी जब उनके भाषण आप सुनते हैं, जब उनकी कविता कैसे प्रस्तुत की जाती है, वो सब चीजें जब सुनते हैं, तो उस व्यक्ति के एक-एक, कहते हैं ना, रग-रग से हमें सीखने को मिलता है। तो दिनकर से हमारी जो भेंट, अगर हम कहें कि 9वीं कक्षा से शुरू हुई, उसके बाद फिर उनको अच्छे पूरा पढ़ा उनको, और जैसे-जैसे पढ़ते गए, वैसे-वैसे लगा कि नहीं, इसे पढ़ना ही नहीं, इसे समझना ही नहीं, इसे गूंजना भी चाहिए और अपने भीतर इन चीजों को लाना भी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और आपने अपने तरीके से दिनकर जी को याद किया। हमारे साथ डॉक्टर कल्याणी जी हैं। मैम, आप कैसे याद करते हैं दिनकर जी को? क्योंकि मैं अलका मैम की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि दिनकर जी को किसी समय के साथ नहीं बांधा जाना चाहिए, किसी तिथि के साथ नहीं बांधा जाना चाहिए। बट आप किस रूप में याद करते हैं, ये जानने की बड़ी दिलचस्पी है। हाँ, बिल्कुल। सबको एक बार पुनः मैं नमस्कार प्रेषित करती हूँ। अलका जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कक्षाओं में, जब स्कूली कक्षाओं में हमने कवि और लेखकों का परिचय प्राप्त किया, तभी हमने दिनकर जी को भी जाना और समझा। पर मैं अपना ये सौभाग्य मानूंगी कि मैं बेगूसराय की ही हूँ, और हमेशा जब भी नानी घर इंडिया से होकर ही गुजरी, 0 माइल से होकर ही गुजरी, और उस वक्त लोग कहते थे कि इधर ही दिनकर जी का घर है, तो वो कानों में आता था। पर दिनकर जी हैं क्या, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व काफी बाद में जाकर समझ में आया। उस समय सिर्फ यही सुना करती थी कि एक बहुत बड़े साहित्यकार और लेखक का घर इसी गली में है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उस मिट्टी से ही मैं बिलोंग करती हूँ। पर दिनकर जी को जब भी याद करती हूँ, उनकी राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है, वो सबसे पहले याद आता है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र का उत्कर्ष इसी बात पर सुनिश्चित होता है कि उसके नागरिक अपने राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम के स्वर को मधिम न पड़ने दें। और ये स्वर हमेशा से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पहचान रही है। आज भी युवा पीढ़ी को इनके इसी स्वर को पहचानने की जरूरत है। जब ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा टिक सके वीर नर के मग में, कलम खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कभी हताशा होती है, कभी निराशा होती है, वैसे में दिनकर की ये पंक्तियां हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है। कुछ कवि समय में बंधे हुए नहीं होते हैं, सरहदों में भी बंधे हुए नहीं होते हैं। उनकी आवाज, उनकी सोच, उनका विचार हमेशा हमारे रास्ते में दीपक की तरह रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं आज भी हमारे लिए एक संबल की तरह है। युवा पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए इस राष्ट्र कवि को, जो कि सत्ता तक पहुंचे, पर सत्ता तक पहुंचकर भी ये जनता से जुड़े हुए रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कभी भी सत्ता के लोभ में आकर जनता से खुद को इन्होंने दूर नहीं किया। सड़क से लेकर संसद तक ये आम जनता के लिए बने रहे। तो राष्ट्र कवि ही नहीं थे, बल्कि जन कवि भी थे। जनता की समस्याओं से जुड़े रहते थे, जनता की आवाज, जनता के अधिकार, ये सारे विषय भी इनकी रचनाओं का मूल केंद्र बिंदु रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दिनकर की आवाज आज की युवा पीढ़ी भी पढ़े, जाने, गुने और समझे, तभी वो राष्ट्रीय चेतना का स्वर आज भी गुंजित होगा, जिसकी माँ भारती को आज भी जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी सवाल हो आप जरूर पूछें। हमारे साथ जो अभी आदरणीय अतिथिगण हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ सवालों को हम उनसे पूछें और कुछ जिज्ञासाएं शांत कर पाए। हमारा 3 सेगमेंट हमने सोचा था कि एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिनकर जी को आप कैसे याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे। हमारा लास्ट सेगमेंट है, हम चाहेंगे कि दिनकर जी की जो सबसे फेवरेट पंक्तियां हैं या जो उनकी कोई कविता है, उसका जरूर आपके मुख से पाठ सुनना हमें बहुत प्रेरित करेगा, सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको। लेकिन उसके पहले कुछ चीजों पे और बात करना चाहते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी हैं। दिनकर जी आज संयोग ही है कि पंचायती राज दिवस है, और जब मैं दिनकर जी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो दिनकर जी का संसद का भाषण का वो कुछ 4 अगस्त 1952 को उनके एक भ्रष्टाचार, करप्शन पे वो कुछ भाषण दे रहे थे संसद में। और उन्होंने वहां पे कहा कि बहुत सा भ्रष्टाचार ऐसा है जिसमें जनता का सहयोग है, और बहुत सा भ्रष्टाचार ऐसा है जिसमें जनता का सहयोग नहीं है। एक कानून हमने बना दिया कि घूस देने वाला भी पकड़ा जाएगा, इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। एक और बात है कि ठेकेदार और इंजीनियर की घूसखोरी में जनता का क्या हाथ है? इस घूसखोरी को तो सरकार को खुद रोकना चाहिए। यहां पर पंचायतों को अधिकार देने की बात करते हुए दिनकर स्थानीय भ्रष्टाचार के निपटान के लिए पंचायतों को अधिकार देने की बात कहते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल कोट किया कि दिनकर को हमेशा एक खांचे में बांध दिया जाता है, एक साहित्य से बाहर। हमारी पीढ़ी उनको बहुत ज्यादा याद नहीं करती है। आप दिनकर सोसाइटी के बैनर तले बहुत कुछ करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ अपनी गतिविधियों के बारे में भी बताएं, और कैसे कि दिनकर को साहित्य से भी परे देखा जाए। उस दृष्टि से आपके क्या विचार है, मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में जरूर कुछ शेयर करें। आपका माइक म्यूट है सर। जी। विभिन्न वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे, और आदरणीय संजय पंकज जी ने बहुत सारी बातों की ओर इशारा किया, अलका जी ने किया, डॉक्टर कल्याणी कबीर जी ने किया। तो दिनकर तो बड़े विराट पुरुष हैं और बहुत विराट व्यक्तित्व है, और कवि से भी बहुत दूर। वो जैसा कहा गया कि आज बहुत सारे लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दिनकर से बड़ा सामाजिक न्याय का प्रखर वक्ता कौन हुआ? आप रश्मि रथी में देखिए, सामाजिक न्याय की ही तो बात है। कर्ण के व्यक्तित्व को उठाकर कहां से कहां पहुंचाना, तो ये दिनकर के बस की बात थी। और लोग आजकल भले ही ढोंग करते हैं सामाजिक न्याय का, लेकिन दिनकर बहुत बड़े सामाजिक न्याय के बहुत प्रखर प्रवक्ता कहे जा सकते हैं। और जहां जहां भी आपको, जहां भी निराशा होती है, आप देखिए वो पंक्तियां कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर कितना बड़ा इशारा करते हैं। अभी
समर शेष है, क्या कहना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता, जो आजादी की बात हमने सोची थी, वो आजादी अभी अधूरी है। और जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग सक्रियता से इसमें भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो सबको उन्होंने कहीं न कहीं दोषी पाया था। आप जहाँ कहीं भी निराश होते हैं, तो वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। जहाँ भी देखिए आप में, जहाँ भी शिथिलता आने लगती है, दिनकर जी आपको उत्साहित करते हैं। तो उनकी तो क्या कहें, हर पंक्तियाँ उद्धृत करने योग्य है। और मैंने एक रचना उनको समर्पित करने की कोशिश की थी। उसमें जो मेरा भाव आता है, मुझे लगता है कि मैं वो रचना रखूं दिनकर जी के लिए। आप अगर आदेश दें तो, बिल्कुल, या वो अंतिम सेगमेंट में रखना है, जैसा आप बताएं। अंतिम सेगमेंट में रखते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अच्छा, जानना चाह रहा था कि दिनकर जी जी के जी, कवि से तो बियॉन्ड आप क्या देखते हैं और दिनकर सोसाइटी क्या कर रही है इस दिशा में, जी थोड़ा जी उसके बारे में भी जी बताते तो काफी सही रहता। जी हाँ जी जी हाँ। अलका जी बहुत अच्छी तरह परिचित है, जी दिनकर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। और हम लोग दिनकर जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम तो करते ही हैं। जी और दिनकर जयंती पे एक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी द्वारा किया जाता है, और जी अलका जी उसमें कई बार सहभागी रही हैं। उसमें कवि सम्मेलन वगैरह होता है, और जो दिनकर का एक सामाजिक न्याय का ये था, तो जी उसके अनुरूप हम लोग बहुत दृष्टिबाधित जगत से बहुत सारे कवि और लेखक हैं, हम उनको उस जी मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी और दृष्टिबाधित जिन्हें आप प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, आप जिन्हें नेत्रहीन कहते हैं, खैर नेत्रहीन या दृष्टिहीन शब्द उपयुक्त नहीं है, प्रज्ञा चक्षु कहें, दिव्यांग कहें, अच्छी बात है। तो उनको जी हम सब इकट्ठा करते हैं, और बहुत सारे वक्ता आते हैं, बहुत सारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग आते हैं, और एक परिचर्चा उसका आयोजन होता है उस पर, और बाद में कवि सम्मेलन भी होता है। उस दिन का तो ये कार्यक्रम है। बाकी दिनकर सोसाइटी का जो उद्देश्य है, एक तो कि समाज में जो भी वंचित तबका है, जी उस तक कैसे हम सहयोग का हाथ बढ़ाएं। तो हम लोग कई कार्यक्रम इस तरह के करते हैं, जैसे जो जो कमजोर तबका है, उनके बच्चों के लिए हम लोग कैसे शैक्षिक गतिविधियां चलाते हैं, मुफ्त कोचिंग की सुविधा हो, समय समय पर बहुत सारे सामाजिक कार्य, जी जी, निर्धनों के लिए, सामाजिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनके लिए। तो जी इस तरह की बहुत सारी योजनाएं तो होती हैं, लेकिन मुख्य जो जो बल होता है हमारा, जी वो शैक्षिक गतिविधियों की ओर होता है। और बिल्कुल अधिकांश चूंकि अध्यापक वर्ग जुड़ा हुआ है इस दिनकर सोसाइटी से, तो जी अध्यापक वर्ग जुड़ा हुआ है, तो शैक्षिक गतिविधियां और दिनकर जी के जो उनका साहित्य है, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो हम कार्य करते हैं, दिनकर जी के जो विचार हैं, उनका कैसे हम प्रचार प्रसार करें, उसके लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो ये मुख्य ये काफी गतिविधियां दिनकर सोसाइटी, जी दिनकर तो ये सोसाइटी की ये मुख्य। बहुत अच्छी चीज जो दिनकर सोसाइटी कर रही है, और ये सवाल पूछने के पीछे मकसद ये भी था कि दिनकर जी को याद ही नहीं करने की जरूरत है, उसे नई पीढ़ी तक नए तरीके से पहुंचाने की भी जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि आपके 3 आयोजनों का साक्षी मैं भी रहा हूं दिल्ली में। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत संजय पंकज जी हमारे साथ हैं, और दिनकर जी के बारे में एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि दिनकर जी का जन्म एक हिंदी प्रदेश में हुआ, लेकिन जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो एक ऐसे प्रदेश में लिया जिसको कहा जाता था कि वो हिंदी के अगेंस्ट में आंदोलन करने वाली जगह है ना। ये एक, जी जी एक अद्भुत संयोग है। और पार्लियामेंट में जी उनके भाषण में जब पढ़ रहा था भाषा विवाद को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि दिनकर जी के उस स्वप्न को कितना साकार कर पाए हैं हिंदी के हमारे उनके बाद के पीढ़ी, कि उन्होंने भाषा विवाद पे कहा कि अंग्रेजी के तरफदारों का सारा गुस्सा हिंदी पर बरस रहा है, फिर भी यह सच है कि अंग्रेजी को धकियाने का काम केवल हिंदी ही नहीं कर रही है। प्रत्येक भाषा क्षेत्र में वहां की भाषा आज इसी काम में लगी हुई है, मगर फिर भी सारा गुस्सा हम पर उतारा जा रहा है।
दिनकर जी आगे बोलते हैं कि भोले भाले देश भाषा भाषी लोग इस रहस्य को भले न समझे, लेकिन अंग्रेजी के तरफदार इस बात को बखूबी समझते हैं कि हिंदी आई तो भारत की सभी भाषाएं आ पहुंचेगी, और हिंदी रोक दी गई तो फिर कोई भी भाषा अंग्रेजी की जगह नहीं ले सकेगी। ये जो दिनकर 1959 में बोलते हैं, आज तो पूरे 60 साल से ज्यादा समय हो गया। क्या लगता है, क्या वो आज भी हिंदी दिनकर के सपनों की जैसा पूरे देश में फैल पाई है? तो क्या आज भी जैसे नई शिक्षा नीति आई, हिंदी के जैसे ही बातें हुई, पूरे देश भर ने उसके अगेंस्ट में, साउथ के लोगों ने अगेंस्ट में कैंपेन चलाया और वो रिमूव कर दिया गया। और इस देश का एक, मैं मानता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य था कि किसी ने आवाज तक नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, सबने बड़े मौन स्वीकृति दे दी। और मुझे लगता है देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैं भी बड़ा फैन हूं, बट ये हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पहली नीति है देश में जिसने हिंदी को डिलीट कर दिया। क्या आपके थॉट है इस विषय पे? हिंदी के स्वप्नों को लेकर, जो दिनकर के जो स्वप्न थे, उस पे हम देश कहाँ है, कहाँ देखते हैं? आप लंबे समय से साहित्य जगत के साथ जुड़े हैं। जी संजय जी। देखिए, दिनकर एक बड़े सरोकार के कवि हैं। उनका सरोकार सिर्फ सृजनात्मक ही नहीं है, वे अगर लिखते हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। वे संघर्ष करते थे सामाजिक समरसता के लिए, वे संघर्ष करते थे नए विचार के लिए, वे संघर्ष करते थे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए। एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे जनपद में उनका जन्म हुआ जो कई मायने में, जहां संघर्ष होता था, व्यक्ति की हत्या के लिए उतारू रहता था, और उस बीच से दिनकर ने जो साहित्य का अलख जगाया, तो उस साहित्य के अलख जगाने के साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा और भाषा को कैसे, जैसे देवकीनंदन खत्री के उपन्यास को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीय और हिंदी भाषा भाषियों ने भी हिंदी सीखना पढ़ना शुरू कर दिया था। आज मैं यही बता दूं कि संपूर्ण हिंदी जगत को आप देख लीजिए तो दिनकर से ज्यादा किसी दूसरे कवि को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि उनकी रचनाओं को कोट किया जाता हो। संसद में भी राह चलते चलते कि बहुत आसानी से लोग कहते थे, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और यह केवल उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी चले जाइए। जैसे रूस में मेरा जूता है जापानी, रसियन आज भी गाते रहते हैं, उज्बेकिस्तान के लोग गाते रहते हैं, और भी कई देश के लोग गाते हैं। दिनकर की पंक्तियां, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर ने तात्कालिकता से प्रभावित होकर जरूर सृजन किया है, लेकिन उनकी तात्कालिक सृजनात्मकता में भी बहुत दूरदृष्टि है। वे आने वाले समय को देखते थे। आज हम जिस भारत के विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसमें आज हिंदी का तो विस्तार इतना हुआ है कि हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं, कुछ देश की भाषा ही नहीं, आज हिंदी विश्व की भाषा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में आज हिंदी समादृत है, विश्व भाषा है। हम चाइनीज भाषा को दे देते तो वहां की तो जनसंख्या ही इतनी ज्यादा है कि उसी जनसंख्या के आधार पर हम सबसे ज्यादा बोलने वालों की संख्या बता देते हैं। लेकिन किस देश में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत का नेतृत्व जिस तरह से संपूर्ण संसार के समक्ष उभरा है, और उस नेतृत्व में जिस तरह से हमारी वैदिक ऋचाएं भी हैं, हमारी उपनिषद भी हैं, हमारे पुराण भी हैं, हमारे वे सारे के सारे ज्ञान है और सारी की सारी ज्ञान धाराएं हैं, जिसको प्राप्त करना चाहता है आज संसार। दिनकर अगर लिखते हैं, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। यह उनकी दूरदर्शिता देखिए। भारत अगर विश्व गुरु था तो किसी राजनेता के कारण नहीं, ऐसे ही समग्र दृष्टिकोण से संपन्न, किसी सृजनशील, संवेदनशील, ज्ञानात्मकता से जुड़े हुए विराट व्यक्तित्व के आचरण से और उनकी प्रस्तुति से ही दिनकर, एक साथ हम दिनकर के व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं, वहां वेद भी ध्वनित होता है, वहां परंपरा भी ध्वनित है, वहां हमारी संस्कृति भी ध्वनित है, एक विश्व बंधुत्व भी ध्वनित है। और जैसा कि कहा अलका जी ने, एक ऐसा वैराग्य जिस वैराग्य के साये में धरती का सच है। दिनकर लिखते हैं
कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह धरती है आकाश नहीं है। आज इस कोरोना काल में हम दिनकर की रचनाओं से गुजरे तो कितना को बल मिलता है, कितनी जिजीविसा और ऊर्जा मिलती है। और यह जिजीविसा और ऊर्जा केवल दिनकर की कुछ पंक्तियों में, आपने कुछ पंक्तियों के संदर्भ में जिक्र किया। दिनकर जब लिखते हैं कि झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फणव्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं, विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। ठीक है कि हम आर्थिक रूप से विपन्न हो सकते हैं, ठीक है कि हम भाषावाद क्षेत्रवाद में हम अनेक विखंडन के शिकार हैं, लेकिन भारत में कुछ तो ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वह कौन सी हस्ती है? तो वह सृजनात्मकता की है, वह धैर्य की है, वह सहनशीलता की है, वह त्याग की हमारी संस्कृति है। और इसी त्याग में हमारे रचनाकार जब दिनकर यह कहते हैं कि उर्वशी महाकाव्य में, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था, हम कुछ एक महाकाव्यों की जब बात करते हो तो उसमें उर्वशी अन्यतम महाकाव्य इसलिए भी हो जाता है कि वह भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का सफर तय करने वाला। जब दिनकर यह लिखते हैं कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, तो यह सृजनात्मकता की शक्ति का भी एहसास कराते हैं। एक तरफ नेपाली लिखते हैं कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। दिनकर प्रकारांतर से लिखते हैं। यह दिनकर का केवल स्वाभिमान नहीं है, केवल उनका व्यक्तित्व बोध ही नहीं है, अपनी अस्मिता की पहचान ही नहीं है। कहते कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, जो मर रहा है उसको शब्द की शक्ति हम दे सकते हैं, उसको हम ओज दे सकते हैं, हम पराक्रम दे सकते हैं, हम ऐसी ताकत दे सकते हैं। शब्द आदमी को, एक शब्द आदमी को नंगा कर देता है, एक शब्द उसके भीतर के तमाम कुंठाओं को, तमाम अड़गलाओं को तोड़कर उसे उदात्त भी कर देता है। तो शब्द की शक्ति को साधने वाले एक बड़े रचनाकार, भाषा के विकास के लिए समर्पित एक बड़े रचनाकार, राजनीति में रहते हुए भी, राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए भी, राजनीति को लड़खड़ाते हुए राजनीति को भी सही दिशा देने वाले एक स्वाभिमानी रचनाकार। कहने वाले किसी ने कह दिया होगा कि दिनकर युग के चारण है। दिनकर द्वंद्व के रचनाकार हैं। जहां कहीं भी उन्होंने द्वंद्व देखा, जहां कहीं भी उन्होंने संघर्ष देखा, जहां कहीं भी अराजकता देखी, वहां उनका रचनाकार जागृत हो जाता था और वही प्रतिवादी स्वर हो जाता था। इससे भी ज्यादा कोई सत्य कह सकता है कि रात यूं कहने लगा, कितनी मुलायमियत से कहते, रात यूं कहने लगा गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप फंसता भी बेचैन हो जगता न सोता है। उनकी मुक्त छंद की हम रचनाओं को देखें जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, एक कबूतर के माध्यम से, जो सीमा नहीं जानता है, जो मंदिर मस्जिद में विभेद नहीं करता है। मनुष्य में क्यों नहीं यह सद्भाव हो सकता है? मनुष्य धर्म के नाम पर लड़ रहा है। दिनकर धार्मिक हो सकते हैं, दिनकर आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन दिनकर जड़ नहीं थे। वे तमाम जड़ताओं को तोड़ते। जहां धार्मिक अंधविश्वास है, जहां रूढ़ियां हैं, जहां संकीर्णता, एक दिनकर पर हम मार्क्स का भी प्रभाव परिलक्षित कर सकते हैं, अरबिंदो का भी, नजरुल इस्लाम का भी, विवेकानंद का भी, रामकृष्ण का भी, और वेद के बड़े बड़े ऋषियों। और यह हम देखना चाहते हैं तो संस्कृति के 4 अध्याय को देखें। दिनकर गद्यकार बड़े हैं या दिनकर कवि? दिनकर मनोवैज्ञानिक है। 40 पार की उम्र, दिनकर उस पर विचार करते कि 40 वर्ष के बाद मनुष्य का चिंतन कैसा हो जाता है। जब हम 50वें वर्ष में पहुंचते हैं तो हमारा चिंतन कैसा हो जाता है। दिनकर, जो मैं पौरुष से भाग्य का अंक पलट सकता हूं, जवानी में घोर पुरुषार्थ में विश्वास करने वाले कर्मवादी थे दिनकर। लेकिन वही दिनकर जब उत्तरार्ध में जाते हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं, तब हारे को हरिनाम लिखते हैं। अर्थात वे एक ही साथ भौतिकता और आध्यात्मिकता, अर्थात बहुत ही व्यावहारिकता के रचनाकार हैं। दिनकर जहां कहीं भी विद्रूपता देखते थे, जहां कहीं भी अराजकता देखते थे, उनका कभी हुंकार उठता था। और दिनकर अगर यह लिखते हैं कि कठिन निर्घोष भीषण अस्निका प्रलय गांडीव का टंकार हूं मैं, तो ये सुनू क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, तो एक साथ इतना उदात्त बिंब देना, सुनू
सिंधु में कि सुनु क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। तो जब युग धर्म का है तो वह युग शाश्वत है, वह कहीं भी आने वाले समय को ओझल नहीं होने देते थे। दिनकर जैसे आज के समय को देख रहे थे, आप उनकी रचनाओं के बीच से गुजरे तो आपको आज के इस कठिन समय में भी जीने का बल मिलेगा। आज लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, युद्ध की विभीषिका में भाई भाई फंसे हुए हैं, देश देश फंसा हुआ है, परिवार भी खंडित हो रहा है। दिनकर में युद्ध के समानांतर शांति की स्थापना की बात है। कुरुक्षेत्र के समानांतर, वे महाभारत के समानांतर महाभारत की शुरुआत ही होती है मनुर्भव से। दिनकर की रचनाएं मनुष्य बनों में विश्वास करती हैं और मनुष्य बनाते हैं। और दिनकर मुलायमियत के गीत लिखते हैं। माया के मोहक बन की क्या कहूं कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे नादानी परदेसी। आगे की पंक्तियों को अब देखें, विभिन्न अंतरों में जाए तो पता चलेगा कि दिनकर कहीं भी संघर्ष से भागते नहीं है। दिनकर विद्रूपता के बीच खड़ा होकर चाहते हैं कि मनुष्य को असुंदरता में भी सौंदर्य का हम बोध कराएं और उसकी आंतरिकता को विकसित करने का हम मंत्र दें। तो वे एक ऋषि कवि के रूप में है, वे एक पुरुषार्थी कवि के रूप में है, पराक्रमी कवि के रूप में है, राष्ट्रवादी कवि कहकर हम उनके व्यक्तित्व को, उनके सृजन को हम संकीर्ण कराते हैं। हम कह सकते हैं कि विश्व मानवतावाद के एक बड़े कवि के रूप में, विश्व के जलते हुए प्रश्नों का हल करने वाले एक युग द्रष्टा और युग स्रष्टा, एक बड़े रचनाकार के रूप में दिनकर हमारे आज के समय में भी है। और दिनकर केवल भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं, विश्व बंधुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला, ठीक स्वामी विवेकानंद की तरह, जो विश्व संसद में, धर्म संसद में जाता है और संपूर्ण संसार के सामने अपने औदात्य को प्रकट करता है, अपने विराट चिंतन को प्रकट करता है। दिनकर का विपुल सृजन संसार, जिसमें आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष की संचेतना को, उनके मनोभाव को, उनकी निष्ठा को, उनकी आस्था को और उनके विश्वास को, और साथ ही साथ दिनकर कहीं पलायन नहीं करते हैं। दिनकर संन्यस्त भाव में आते हैं, लेकिन उसमें भी वे पुरुषार्थ हैं। मैंने कहा ना कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। कर्मवाद में विश्वास करने वाले, धरती में आस्था रखने वाले, और आज कहीं न कहीं से धरती दरकी है, धरती आहत है, धरती पीड़ित है। इसीलिए हम प्राकृतिक कोप के शिकार हो रहे हैं। और दिनकर की रचनाओं में कभी अषाढ़ के इस रिमझिम में धन खेतों में जाने दे, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने, यह लिखते, लोहे के पैर हड़े होंगे तू गीत प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। दिनकर रोना भी जानते थे। दिनकर अपने अश्रु जल से सींचना चाहते थे कठोर मन को भी, और उनका विश्वास अहिंसा में भी है, लेकिन कहीं भी कायरता में उनका विश्वास नहीं है। वे लड़ते हैं आंतरिक परिवर्तन के लिए, लड़ते हैं विद्रूपताओं के विरुद्ध, एक समरस समाज की स्थापना के लिए। दिनकर एक योद्धा रचनाकार के रूप में, दिनकर एक समाज सुधारक रचनाकार के रूप में, इसलिए दिनकर को केवल हम रचनाकार के रूप में ही नहीं, दिनकर को एक सांस्कृतिक व्याख्याता के रूप में ही नहीं, इतिहासवेत्ता के रूप में ही नहीं, एक राजनेता के रूप में भी, और सही अर्थ में युगांतरकारी एक बड़े रचनाकार के रूप में, विराट व्यक्तित्व के रूप में उन्हें हम आज भी देखते हैं। और उनके पुरुषार्थ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कृष्ण का वैराग्य उनके इस सृजन में सिमट कर आ गया है। वेशधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। आज भी बहुत सारे आलोचकों के प्रतिवादी स्वर के बावजूद दिनकर की रचनात्मकता आज भी उनके सिर चढ़कर बोलती है। इसलिए संसद से लेकर सड़क तक, महाविद्यालय से लेकर गांव के अपढ़ किसान तक उनकी पंक्तियों को चलते चलते कोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी बहुत ही सारगर्भित आपने बातें करी। और वही है कि पूरा निचोड़ अगर निकाले तो जो प्रश्न था कि कैसे वो भाषा विवाद को भी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते थे, और केवल हिंदी के मुखर पक्षधर ही नहीं थे, बल्कि वो भारतीय भाषाओं के पक्षधर थे। और आपकी बातों में वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही थी। हमारे साथ अलका सिंह जी हैं, और एक सवाल आया मेरे पास कि सत्ता को शालीनता के साथ साहित्य कैसे आईना दिखाए, रास्ता दिखाए, उसको लेकर दिनकर से बड़ा व्यक्तित्व कौन हो सकता है। कहा जाता है कि नेहरू जी के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी, नेहरू जी की वजह से वो राज्यसभा पहुंचे, लेकिन उसी नेहरू जी को जो मौका मिला तो उन्होंने आईना दिखाने से कभी परहेज नहीं किया। और आज
खैर एक अलग परिदृश्य मैं आपको बताना नहीं चाहता। आप कैसे देखती हैं इस परिस्थितियों को? कैसे साहित्य समाज को रास्ता दिखाए और समाज को नहीं, खास करके हमारे नेतृत्वकर्ताओं को रास्ता दिखाए? वो साहस कैसे आए? और उस पे दिनकर जी के उदाहरण देते हुए शायद आप ज्यादा अच्छे से विषय को रख सकते हैं। जी, आपका माइक म्यूट है मैम। अब ठीक हाँ है? जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमने भी किसी मंच से ही सुना था और लोगों से ही हमने भी सुना है कि एक बार मंच था तो उसपे नेहरू जी थोड़ा-सा लड़खड़ा गए थे, तो दिनकर ने उनका हाथ थामा था और कहा था कि राजनीति जब-जब लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभाल लेगा। और ये जो बात थी ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, क्योंकि राजनीति जो है वो उसमें साम, दाम, दंड, भेद सारी चीज़ें हैं। वो सिर्फ सत्ता देखता है। मतलब सत्ता कैसे कायम रहे, सत्ता को कैसे प्राप्त किया जा सके और सत्ता पे कैसे काबिज हुआ जा सके, ये तो एक राजनेता देखेगा। और एक साहित्यकार जो है वो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए वो ये देखेगा कि मानव जाति के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। राजा अगर होगा तो राजा रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी हैं नहीं, लेकिन तुलसीदास जो है वो हमेशा रहेंगे। माने तुलसी कहते हैं, ये हम नहीं कहते कि तुलसी ने कहा था, है ना? लेकिन अगर कोई राजा है, तो राजा ने कहा था, एक था राजा, एक थी रानी। मतलब वो एक अपने काल खंड में होते हैं, लेकिन साहित्यकार के साथ ऐसी बात नहीं, वो अमर होता है। वो जो आज लिख देता है, वो सैकड़ों सालों के लिए वो बिल्कुल लगता है कि जैसे उसने कुछ उसके पास ऐसी दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, जिसको देख करके वो सारी चीज़ें उसको बिल्कुल क्लियर मतलब सब कुछ उसको दिखता है। जो साहित्यकार है, जो सही में साहित्यकार है, जो सही में शब्द का सहयात्री है, जिसके हाथ में कलम है, सरस्वती पुत्र या पुत्री अगर वो अपने आप को समझते हैं, हम उन कवियों की, उन साहित्यकारों की बात नहीं करते हैं, जो जुगाड़ में रहते हैं कि भाई हमें किस तरह से कौन-सा सम्मान मिल जाए, मंच मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, उनकी बात नहीं करते हैं। उनकी बात कर रहे हैं जो वाक़ई में सोचते हैं कि हाँ, सब शब्द जो हैं, उनका हम ऋण कैसे उतारें, उसका हम पूर्ण कैसे हों। तो दिनकर की जहाँ तक बात है और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि दिनकर राजनेता पहले नहीं थे, दिनकर कवि पहले थे, दिनकर साहित्यकार पहले थे, दिनकर शिक्षक पहले थे, प्रोफ़ेसर, वाइस चांसलर। तो वो एक तरह से उनका जो मानस था, उनका जो मस्तिष्क था, वो बिल्कुल ही क्लियर था। उसमें छल, कपट, प्रपंच जो एक राजनीति में होती है, उससे अगर व्यक्ति मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर व्यक्ति बिल्कुल ही सरल है, सहज है, तो उसका जो रास्ता है वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन और हम ये ना भूलें कि पहले वो लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उसके बाद वो राजनीति में आए। जब राजनीति में आए और ये बहुत अच्छी बात है, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं साहित्यकार है, कवि है या इस तरह के जो लोग हैं, रंगकर्मी हैं, इन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्योंकि राजनीति तो बड़ी कीचड़ की चीज़ है, वहाँ तो जाएँगे तो सब कुछ मतलब जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये धारणा इसको तोड़िए इस धारणा को। आज के समय में भी कम से कम जो अच्छे लोग हैं, वो राजनीति में आए। राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग कम से कम आज जो बिल्कुल एक तरह से हम देखें तो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ की बिल्कुल मतलब भूमि बिल्कुल जो है वो ऊसर मतलब उसमें उर्वरता खत्म हो गई है। और जब तक आपका सारा विकास, आपकी सारी सड़कें जहाँ जा रही हैं या हम कोरोना में जो देख रहे हैं, इतने लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? अगर हम दिनकर को जोड़ करके ही आज की चीज़ों को देखते हैं, तो आज जो स्थितियाँ इस तरह की हो गई हैं, वो क्यों हो गई हैं? क्योंकि आप साधन संपन्न तो हो गए हैं। आपने एन प्रकारेण सब चीज़ें एकत्रित तो कर ली हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से आपका मनोबल इतना कम हो गया है या वो इतना गिर चुका है, कम हो चुका है, असंस्कारित हो चुका है कि आप देखिए कि आप कफ़न की राजनीति करेंगे, आप अगर लकड़ी शव जलाने के लिए चाहिए उसके भाव आप बढ़ा देंगे। ये समाज कहाँ जा रहा है? ये समाज कहाँ जा रहा है? तो ये जो एक कवि और वाक़ई में कवि, वो चुटकुलेबाज़ी वाली कवि नहीं कि मंच पे चढ़े, 2 चुटकुले यहाँ से सुनाए, 2 चुटकुले वहाँ सुनाए। अगर आप उन्हें भी कवि सोचते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि देश को दशा मिले, दिशा मिले, तो वो चीज़ नहीं होगी। और दिनकर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब व्यक्ति में अपनी मतलब जिस व्यक्ति में अपनी क्वालिटी होती है और जो जानता है कि नहीं मेरे पास वो ऊर्जा है, मैं उतना सक्षम हूँ, तो वो किसी का मोहताज नहीं होता है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो राजनेता हो, उसको पता है कि अगर वो भूखे भी मर जाएगा और अगर उसने 2 शब्द रच दिए, तो वो आराम से उसका गुज़र-बसर सब कुछ हो जाएगा। तो जो सरस्वती का पुत्र हो, वो तो चारण हो ही नहीं सकता है। अगर लोग ये कहते हैं कि वो नेहरू जी की वजह से आए या जिस वजह से भी आए, वो उस समय की बात
उस समय की बात है। लेकिन इसमें तो ये है कि कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप उसको मतलब उनको आप उनको तौलना, अगर दिनकर को कोई तौलने की कोशिश करे और उस बारे में अगर कुछ बोलने की, इस तरह की बोलने की कोशिश करे, तो ये तो इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो दिनकर राजनीति और साहित्य इन दोनों का संतुलन जो है वो बखूबी जानते थे। और आज जैसा कि पंकज जी ने भी कहा, इनका तो खैर बहुत अच्छा, जब ये बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। तो जो उन्होंने मतलब वो कभी भी निराशावादिता नहीं। आज हम लोग भी कहते हैं कि देखो क्या समय आ गया है, मनुष्य इतना गिर गया है, इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो दिनकर की एक लाइन है जो मुझे हमेशा बड़ी ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा था कि सच है मनुज बड़ा पापी है, सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है। सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित मानव ही मरता है। तो ये इतनी घोर निराशा में से कि लोग ऐसे हो गए हैं, दुनिया ऐसी हो गई है, अरे उसमें सकारात्मकता कहाँ है? और सकारात्मकता इसलिए नहीं है क्योंकि अब वैसे लोग नहीं हैं, अब वैसे कवि नहीं हैं जिनकी एक आवाज पे जो है वो यहाँ से लेकर के लोग सीधे निकल पड़े सरहदों पे। तो वो चीज तब होगी जब आप में वैसी मतलब आपको अब तो ये रहता है ना कि कहीं से कुछ मिल जाता, हम करते क्यों है कुछ, क्योंकि हमें कुछ पाना होता है। अगर हमें कुछ पाना ना हो तो शायद हम करना छोड़ दें, लेकिन आपकी फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है। आप चाहे शब्दों से, अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो कवि क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि कभी बहुत बहुत ज्यादा बहादुर होता है, ऐसा नहीं है। वो शब्दों से पूरी जो अपनी सेना तैयार करता है, शब्दों से जो वो अपना सरहदों को तोड़ता है, वो सारी चीजें शब्दों से करता है। तो आज के जो कवि हैं, आज के जो साहित्यकार हैं, क्यों ऐसा होता है कि अब कवि को अपनी कविता ही याद नहीं रहती है? अभिषेक जी, सत्यार्थी जी, सत्येंद्र जी भी जानते होंगे कि कवि को अपनी कविता याद नहीं होती है, ये सोचिए। और यहाँ पे दिनकर को, मैथिली शरण को, सुभद्रा चौहान को, महादेवी वर्मा को, शिवमंगल सिंह सुमन को, मतलब जितने लोगों को हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोग आज भी एक बार कोई एक लाइन बोलता है तो हमें पूरी की पूरी कविता याद आ जाती है। तो ये शायद ये उस समय भी बात ये है कि कभी कभी तो ये लगता है ना कि जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया था। मतलब आपकी भारत, आपकी भारतीयता, आपका धर्म, आपका चरित्र, जो हम कहते हैं कि नहीं दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, बंगाल को शंघाई बना देंगे, अरे भारत को आप भारत रहने दीजिए ना। भारत को अगर आप भारत रहने देंगे तो इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 1000 किलोमीटर 5 साल चल करके व्यक्ति कुंभ में आ रहा है, अपनी नौकरी छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके कुंभ में आता है वो। और कुंभ में क्यों आता है? सिर्फ देखने आता है, आध्यात्म के लिए आता है, शांति के लिए आता है, धर्म के लिए आता है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक की यात्रा जो है 500 किलोमीटर की 25 दिन में पूरी करता है वो। तो आप ये सोचिए कि आखिर भारत की पहचान आपके मिसाइल से नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं होने वाली है, इस चीज को आप भूल जाएं। या ठीक है अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। भारत की पहचान उसकी सॉफ्ट पावर से है, उसका जो आध्यात्म है, उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है। क्योंकि आज भी ये हम नहीं कहते हैं, ये पश्चिम कहता है कि भारत के विश्व को जब भी शांति की जरूरत पड़ेगी, भारत को जब भी सर्व मंगल की जरूरत पड़ेगी, जब भी कामना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके हर धर्म, हर पंथ ये सिखाएगा कि ये बनो वो बनो। लेकिन हम लोग देखिए जब भी प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल मांगले की बात करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, निरोगता की कामना करते हैं। आज भी हम अपना वैक्सीनेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन भूटान को या जिन जिन को जरूरत है उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके लिए आलोचना भी हो रही है कि पहले अपने पास तो है नहीं, हम दूसरे को बांट रहे हैं। लेकिन बांटना भी तो अगर हमारे पास, ये तो हमारी अपनी परंपरा है। आप अगर भोजन बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, समझ लीजिए आपने 5 रोटियां बनाई हैं, लेकिन अगर कोई गेट पे आपके खटखट करता है और कोई साधु है या कोई भिखारी, कोई भी है उस तरह से, तो आप उसको, हो सकता है कि आप 2 रोटी खा के 3 उसको दे दे, वो आपसे ज्यादा भूखा है। तो आप इस मनुष्यता को खत्म मत कीजिए। राजनीति के चक्कर में, राजनीति में पढ़ करके इन सब चीजों को आप खत्म क्यों करना चाहते हैं? अगर कोई किसी चीज पे रोता है तो जी सॉरी मैंने बीच में रोका। आपकी बातों से मुझे दिनकर जी का वो लाइन याद आ रहा है जो उन्होंने विदेश नीति पे भाषण देते हुए बोला था कि स्वाधीन हम हुए हैं तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं, कुछ दुनिया की जिम्मेवारी उठाने के लिए भी, दुनिया के मामलों में हिस्सा लेने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक छोटी सी बात देखिए ना, लोग कहते हैं ना, गांव में ये बड़ा कहावत होता है कि कुत्ता अपनी जगह को भी पूंछ से साफ करके बैठता है। अपनी जगह को तो वो बैठ सकता है, लेकिन दूसरे के लिए साफ नहीं कर सकता है। लेकिन हम मनुष्य हैं,
और मनुष्य से ये बिल्कुल आशा की जानी चाहिए, और ये आशा मनुष्यता से नहीं मरनी चाहिए कि हम अपना तो करें ही, अगर हम सक्षम हैं तो हम दूसरे से भी पूछें कि भाई बताओ हम तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं, तन मन धन जैसे भी हम कर सकते हैं। और कम से कम आज के समय के लिए, और दिनकर को तो खैर पंकज जी ने, सत्यार्थी जी ने, सबने बहुत अच्छे से, मतलब वो जीते जी में जान डालने की बात तो अलग होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को जो बिल्कुल बीमार है, मरनासन है, उसको भी अगर आप कहेंगे, आप कंसोल करने जा रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे कि अरे हाँ हमारे ताऊ जी भी गए थे, वो तो मर गए, उनको भी ऐसे हो गया, वो आदमी तो बेचारा जो 4 मिनट और जिंदा रहना चाहेगा, मतलब होगा, वो उसी समय मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको, उसके हाथ को अपने हाथ में रख करके कहें कि अरे कुछ नहीं, बस ठीक है, थोड़ी मतलब तुम ये करो, इस तरह से करोगे, अरे वो ठीक हो गया, उसको अच्छा हो गया, वो स्वस्थ हो गया, वो एकदम उठ के बैठ गया, तो हो सकता है कि आपके जाते जाते वो व्यक्ति भी जो लेटा हुआ है, वो शब्दों से, सिर्फ शब्दों के माध्यम से जो है, उसमें एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि वो मन से, कहते हैं ना कि मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। तो दिनकर इन सब चीजों को, मतलब मनुष्य की जितनी अंदर की ऊर्जा है, उसको कैसे बाहर निकाला जा सके, है ना, मतलब खुद को कैसे भीतर समेटा जा सके, और जो सिमट गया है, जो शक्ति का आपने जो बिल्कुल जो सृजन आपने किया है, उसको कैसे उत्सर्जित किया जा सके, उसे पूरे विश्व में कैसे फैलाया जा सके। क्योंकि अगर व्यक्ति अंदर से प्रफुल्लित है, अगर आप खुश हैं अंदर से, तभी आप खुशी बांटेंगे ना। अगर आप में नफरत है, आप नकारात्मक हैं, तो आपसे किस सकारात्मकता की उम्मीद की जाएगी। तो दिनकर का राजनीति, और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम जब इतनी विभूतियां बिहार को मिली हैं, तो कम से कम जिसको दुनिया पढ़ती है, उसमें कम से कम बिहार में भी, बिहार सरकार को भी दिनकर शोध संस्थान, दिनकर को लेकर के, मतलब आप जितनी चीजें, आपके पास इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, सब चीजें क्या नहीं है आपके पास, लेकिन ऐसा लगता है कि संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बिल्कुल कुछ भी, मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हम सबको पता है। तो क्यों ना किया जाए, जब ऐसे लोग हमारे पास हैं, तो क्या हम उनके लिए हमारा कुछ, हमारा कर्तव्य राजनीति का, समाज का, बिहार स्वाभिमान आंदोलन ये मांग करें कि दिनकर शोध संस्थान बने, या इस तरह की चीजें बननी चाहिए हमारे उसमें। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है, और इसी पे डॉक्टर कल्याणी जी, क्योंकि सच कहें तो मेरी ये सार्वजनिक रूप से कि साहित्यकारों के साथ परिचर्चा करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। आपसे वो बहुत मुश्किल काम है, और ये ऐसा काम हमें मिला है कि जिसको करने में कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं वो तो बाद में दर्शक बताएंगे हमें। अलका मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दिनकर जी को याद कैसे करा जाए, खास करके उनके जो भी विचार हैं, और विचारों पे ही चीजों का सृजन होता है। कल्याणी मैम, जब हम दिनकर जी के विचारों को, फिर से मैं थोड़ा उनके संसद के ही भाषण को ज्यादा कोट करता हूं मैं, कि उन्होंने एक विषय रखा था कि 2 स्वप्न उन्होंने बताए थे, खास करके शिक्षा को लेकर। उनका कहना था कि हमारी एकता का आधार हमारा संविधान है, हमारी एकता का आधार हमारा भूगोल है, हमारी एकता का आधार हमारा इतिहास भी है, लेकिन इन सबके ऊपर जो संस्कृति का स्तर है, उस पर हमें बहुत कुछ, मतलब हमें कुछ और करीब आना है। संस्कृति अपने संदेश साहित्य के माध्यम से देती है, भाषा के माध्यम से देती है। भारतवर्ष के सभी प्रांत, सभी राज्य एक इतिहास के अधीन है, इसलिए स्वाभाविक बात यह है कि भारत के सभी प्रांत बौद्धिक दृष्टि से आपस में एक हो। ये बहुत बड़ा वैचारिक, वो लाइन बोलते हैं, हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम दुनिया भर के थिंकरों के बारे में पढ़ते हैं, बट दिनकर जी के इस थॉट प्रोसेस को तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालयों को राज्यों के अधीन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थक हूँ। राज्य सरकार उनकी जो भी सहायता करे, मगर जो यूनिवर्सिटी है उसको भारत सरकार के अधीन रखी जानी चाहिए। देश के सभी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य एक होना चाहिए, उनके सामने एक आदर्श होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि खास करके भाषा की समस्या पे उनका बहुत जोर था कि सभी यूनिवर्सिटी में सभी भाषाओं की परीक्षाओं का समावेश किया जाना चाहिए, जिसका परिणाम यह होगा कि हर भाषा में दूसरी भाषाओं के अनेक विद्वान तैयार हो जाएंगे। इससे हम प्रत्येक राज्य में, देश के प्रत्येक भूभाग में एकता की लहर दौड़ा देंगे, और उस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे जिसे हमारे महापुरुषों ने देखा है। ये 20 मई 1952 को एक स्पीच देते हुए उन्होंने बोला था। और ये बातें मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की कल्पना होती है, तो दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोल के वही होगा क्या जो बाकी विश्वविद्यालयों में होता है क्या? तो आपके स्वप्नों का, एक साहित्यकार के नाते, एक दिनकर जी के फैन होने के नाते, आपको क्या लगता है कि दिनकर जी के ऊपर अगर विश्वविद्यालय बने तो वो विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए? मैं आपके स्वप्नों का विश्वविद्यालय जानना चाहूँ, और मैं बाकियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी बताएं कि अगर दिनकर जी के नाम पे कोई शिक्षण संस्थान बनता है
तो वो बाकियों से अलग कैसे होना चाहिए। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन निश्चित तौर से इस विषय को लेकर आगे काम करेगी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव फोर्स लगना चाहिए और स्वप्न देखेंगे तो जरूर पूरा होगा। जी मैम, थोड़ा हमने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग ज्यादा टाइम लिया। जी, आदरणीय दिनकर जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई विश्वविद्यालय बने तो मुझे उम्मीद है कि उस विश्वविद्यालय में एक सच्चा भारतीय नागरिक पहले तैयार होगा, क्योंकि हमारे देश की जो मूल आत्मा है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में है। हमारे देश की आत्मा अनेकता में एकता की बात करती है। तो हम वहाँ पर पेशेगत जो युवा हैं उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाएंगे, पर सबसे पहले वो युवा राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत एक भारतीय नागरिक हो, और तभी हम उसको सार्थक मान पाएंगे अगर वो दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय है। दिनकर जी ने हमेशा गुणों की पूजा की है। अगर आप रश्मि रथी की बात करते हैं, कर्ण की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा भी है कि जय हो जग में चले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। तो वो तेज, वो बल हर युवा में, उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले हर विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में नजर आए, और वो बल, वो शौर्य हमारे देश की संस्कृति को उन्नत शिखर पर ले जाने के काम आए। मैं ऐसा ही उम्मीद करूंगी, तभी सार्थक हो पाएगा उनके नाम से बना हुआ कोई भी शैक्षणिक संस्थान, क्योंकि वो साहित्य में गरिमा की बात करते थे, साहित्य में संवेदना की बात करते थे, साहित्य में निस्वार्थ भावना से राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग होने की बात करते थे। तो ये सारी चीजें तभी सार्थक हो पाएंगी जब हम उनके नाम से बने हुए विश्वविद्यालय में युवाओं को इस तरह से इस तर्क पर तैयार करें। बिल्कुल। समय की गरिमाएं 1 घंटे हो चुके हैं इस कार्यक्रम को, और हम समाप्ति की ओर बढ़ने से पहले हम सभी से हमारे जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं उनसे कि दिनकर की जो सबसे प्रिय लाइनें हैं, जो प्रिय पंक्तियां हैं आपकी, उसको गुनगुनाते हुए, उसको शेयर करते हुए, साझा करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी के पास चलता हूँ। दिनकर जी की, और दिनकर जी के ऊपर आपने एक रचना लिखी है, उसको हम सबसे साझा करें। मैंने एक छोटी कोशिश की है, क्योंकि तुच्छ कोशिश ही कही जा सकती है। ये प्रयास दिनकर जी का इतना विराट व्यक्तित्व, और उनके लिए कोई भी रचना उनके व्यक्तित्व को बांध नहीं सकती, फिर भी एक छोटा सा प्रयास है। राष्ट्र जागरण अग्रदूत थे, हिंदी के जो प्रियवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। राष्ट्र जागरण अग्रदूत थे, हिंदी के जो प्रियवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और बंद देखें कि जन्म हुआ जिस पुण्य भूमि पर, वह बिहार की धरती थी। भारत माता का पगक्षालन निज शोणित से करती थी। संघर्षों के साये में जिनका पूरा जीवन बीता, जिनके कर्म योग पर छाई रही सदा भगवत गीता। गांवों की मिट्टी को पूजा, कृषकों की धुन में गाया, भारत माँ की संतानों का दर्द नहीं जिनको भाया। बाधाओं की आंधी से लड़ने वाले वे तरुवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और अगला बंद देखें कि उनकी तरुणाई ने भारत माता को विह्वल पाया। भारतीयों की आंखों से सुख चैन कहीं ओझल पाया। देखा अंग्रेजी शासन से संधि नहीं हो सकती है। भारत की जनता अब ज्यादा बोझ नहीं हो सकती है। क्षमाशील उस धर्मराज को स्वर्ग मार्ग दिखलाया था। अर्जुन एवं वीर भीम को युद्ध मंत्र सिखलाया था। दुर्योधन रूपी अंग्रेजों के अनन्य वे रूपवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और उनके कुछ रचनाओं को लेकर मैंने कुछ शब्द चित्र देने की कोशिश की है। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध को अपरिहार्य बताया था। रश्मि रथी में कर्ण चरित का उत्तम भाव जगाया था। हुंकार किया हुंकार ग्रंथ, सोए भारत में जान पड़ी। और चीन युद्ध के बाद प्रतीक्षा परशुराम की आन पड़ी। दिल्ली कविता में दिल्ली को बेशर्मी पर था फटकारा। जनता खातिर सिंहासन खाली करने को था ललकारा। रसवंती रेणुका उर्वशी के वे प्रियतम मधुकर थे,
उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और अंतिम बंद रखता हूं, वो दिनकर जी आज तुम्हारी याद बहुत ही वो दिनकर जी आज तुम्हारी याद बहुत ही आती है, हर कविता प्रेरणा तुम्हारी चुपके से दे जाती है। कुछ दुर्योधन आज खड़े फिर सिंहासन हथियाने को, कुरुक्षेत्र ललकार रहा है अरिका ध्वंस मचाने को। अब तो परशुराम को फिर से अरि पर चढ़ना ही होगा, संस्कृति के अध्यायों को अब फिर से पढ़ना ही होगा। समर शेष है के उद्घोषक, क्रांति जनक वे कविवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे, राष्ट्र जागरण अग्रदूत थे, हिंदी के जो प्रियवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही काफी दिनकर जी को समर्पित इन पंक्तियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अलका मैम, अगर मुझे उनकी जो मैंने जो पहली कविता कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो ये है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, परनर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। और उसमें कविता तो बड़ी लंबी है, उसमें जब वो आगे कहते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष के आग राम के शर से। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। और कितनी अच्छी बात वो कहते हैं कि सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सब पूज्य उसी की, जिसमें शक्ति विजय की। तो ये जो पूरी जो लाइन है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सारी चीजें हैं, लेकिन जब इससे उत्तर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जो कवि है वो ये भी बताता है कि जब शर उन्होंने निकाला तो सिंधु भी देह धर करके जो है वो त्राहिमाम करने लगा। तो ये तो दिनकर की जो मुझे बहुत अच्छी कविता लगती है। और अगर हम इसी तरह से अगर मैं अपनी कविता की एक बात करूं, दिनकर पे तो नहीं है लेकिन जीवन को लेकर के जो लिखा था वो ये है कि जीवन है अनमोल तू गीत खुशी के गाता चल, प्रेम दया और करुणा का अमृत जल बरसाता चल। जीवन है अनमोल तू गीत खुशी के गाता चल, प्रेम दया और करुणा का अमृत जल बरसाता चल, रस्तों से कर प्यार सदा। लोग मंजिल की चाह में रास्ते को भूल जाते हैं, तो रस्तों से कर प्यार सदा, मंजिल को गले लगाता चल, दुखों को तू दूर हटा, जन जन को हर्षाता चल, बुझे हुए आंखों में भी तू सपने नए सजाता चल, घनघोर अंधेरा छाया है आशा के दीप जलाता चल। आगे लिखती हूं कि मानस भारत का भाग्य विधाता बन, भारत का भाग्य विधाता बन, संघर्षों में मुस्काता चल, मुश्किल है तेरी राह मगर मस्ती में धूल उड़ाता चल। और मानस सोया अब जाग उठे, मानस सोया अब जाग उठे, तू मन का सूर्य जगाता चल, मानस सोया अब जाग उठे, तू मन का सूर्य उगाता चल, संकट के बादल दूर हटा, किरणों के हार बनाता चल, संकट के बादल दूर हटा, किरणों के हार बनाता चल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ डॉक्टर कल्याणी कबीर जी हैं। मैम, आप दिनकर को समर्पित कोई उन्हीं की पंक्तियां या फिर आप कुछ और लास्ट में हमें शेयर करना चाहेंगे? साहित्यकार हूँ तो कलम की पूजा हम लोग करते हैं, शब्द हमारे लिए ब्रह्म है। उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो उन्होंने उस युग में ही कह दिया था कि अगर युग परिवर्तन होता है तो उसके लिए साहित्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज भी वही सच हमारे सामने है जो उस युग में था, और मुझे वो 2 पंक्तियां बहुत ही पसंद है। थैंक यू सो मच मैम जी। संजय पंडित जी, दिनकर जी के ऊपर तो आपने बहुत सारी पंक्तियों को हम सबसे साझा भी किया है, बट उनकी कोई एक सबसे पसंदीदा कविता जिसको आप हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे? जी ने
इन सबों ने इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियों को उद्धृत किया। तो कल्याणी जी ने जिस कविता को उद्धृत किया है, कलम आज उनकी जय बोल, ये बहुत ही कृतज्ञ कवि थे, कृतज्ञता के कवि थे। परंपरा भी उनमें है दिनकर में, और प्रगतिशीलता भी है, और समकालीनता भी है। वे युग होते हुए भी युगांतर कार्य सृजन करते हैं। तो अंधा इतिहास का होने के बाद भी इतिहास से इतर वे जानते हैं कि साहित्य ही मनुष्य की जय यात्रा को और निरंतरता प्रदान कर सकता है। वे लिखते हैं कि अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। ये कृतज्ञता का भाव है। प्रकृति के संपूर्ण चीजों को हमारा साक्षी केवल मनुष्य जगत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि आज हम मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति विरोधी कार्य किए गए हैं, जिसका दुष्परिणाम हम प्राकृतिक कोप के रूप में देख रहे हैं। और आज तितली लौट आई है, चिड़िया लौट आई है, आज आसमान बहुत हमारे पास आ गया है। ईश्वर करे कि फिर संपूर्ण संसार में लॉकडाउन लग जाए। हम विज्ञान एक जेर गर्दो उम्र अपनी दिन ब दिन कटती गई, जिस कदर बढ़ते गए हम जिंदगी घटती गई। दिनकर विकास की प्रक्रिया में विश्वास रखने के बावजूद विकास को एक सीमा तक ही वे स्वीकार करते थे, और साहित्य में कहीं भी विनाश नहीं है। इतिहास बार बार विनाश की गाथा व्यक्त करते हुए अपनी पुनरावृत्ति करता रहा है। तो अंधा चका चौंध का मारा, या प्राकृतिक दृश्यों को सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, ये समूह प्रकृति को धारण करने वाले, प्रकृति को जीवन देने वाले और प्रकृति को संचरित करने वाले जितने विराट उपादान हैं, वे उस सब को स्वीकृति करते हुए, उन्हें साक्षी मानते हुए इतिहास को कथा बताते हैं। और परंपरा को जिन जिन लोगों ने बेहतर दिया संसार को, जिन जिन लोगों ने ज्ञान को बेहतर दिया, और जिन्होंने प्रकृति को, अंतरिक्ष को, धरती को खूबसूरत बनाने का काम किया, अर्थात जीवन को सौंदर्य से और ऊर्जा से संतुलित और समग्र रूप प्रदान करने का काम किया, उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। और दिनकर का यह प्रयास है। अब उनके सृजन को हम देखें कि दिनकर ने अपने पूर्वजों से जो भी बेहतर प्राप्त किया था, वे चाहते थे कि उसे और भी बेहतर बनाकर आने वाले समय को हम सौंप दें। लेकिन यहाँ साहित्यकारों की बात, यहाँ बुद्ध एक होता है, अंगुलीमाल सैकड़ों हो जाते हैं। लेकिन अंततः इतिहास अंगुलीमाल का नहीं होता है, इतिहास बुद्ध का ही होता है, आदर्श बुद्ध ही होता है। तो संसार में कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता ट्रंप भी बोलेगा तो उसका समय प्रभावित होता है, लेकिन दिनकर जैसा कोई विराट कवि बोलता है तो युग युग प्रभावित होता है। तभी हमारे पूर्वज आज जीवित हैं। तुलसी, सूर, कबीर, कालिदास, व्यास, ये लोग जीवित हैं। और कवि होना, राजनेता होना तो खैर उसके पासंग की भी बात नहीं है, कवि होना ऋषि से भी श्रेष्ठ होना होता है। और हम दिनकर के ऋषि तत्व को देखते हैं, दिनकर के हम वैज्ञानिक तत्व को देखते हैं, दिनकर को एक विराट चेतना के रूप में हम देखते हैं। और उस दिनकर का आज स्मरण करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर दिनकर के शौर्य को हम प्रणाम करते हैं कि दिनकर जैसे स्वाभिमान संबलित, भाषा वैभव से संपन्न रचनाकार हमारे सामने अगर न हुए होते, हम उनका अध्ययन नहीं करते होते, तो शायद हम भी अपनी मनुष्यता से बहुत दूर और विलग होते, और स्वाभिमान के साथ सबको, शब्द ब्रह्म को जानते हुए हम कथा बताते हुए नहीं चलते। तो दिनकर ने हमें शौर्य दिया है, स्वाभिमान दिया है, जीने का एक विश्वास दिया है, और हमें विश्वास दिलाया है कि मनुष्य तुम एक अनल कण हो केवल, वह संपूर्ण का संपूर्ण अग्नि तत्व हमारे भीतर है। और हम जैसे ही प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे, हम सारी नकारात्मकताओं को जला सकते हैं, और हम सृजन और ऊष्मा और सेकने वाली आग हम पैदा कर सकते हैं। दिनकर आग के राग को गाने वाले एक शाश्वत मूल्य के कालजयी रचनाकार हैं, और उस कालजयी रचनाकार का स्मरण करते हुए आज अपनी धन्यता को उपलब्ध कर रहे हैं। आए हुए समस्त गुणीजन, समस्त श्रेष्ठ जन और समस्त रचनाकार, शब्द कर्मी, ये सत्येंद्र सत्यार्थी जी हों, वे आदरणीय अलका जी हों, कल्याणी कबीर जी हों, श्वेता दीप्ति जी हों, और आप अभिषेक जी बहुत कुशल ढंग से संचालन करते हुए हम
नथिंग इज अनट्रू इन लिटरेचर एक्सेप्ट डेट। साहित्य में सिवा तिथि के कुछ भी असत्य नहीं है। साहित्य अनीम और शाश्वत इसीलिए है कि वह सत्य की बात करता है, वह निडरता के साथ जीवन का सृजन करता है और जीवन मूल्यों को का सृजन करने वाले एक विश्व बंधुत्व के, एक विश्व बंध के परे लेकिन राष्ट्रीयता और भारतीयता के कालजयी रचनाकार दिनकर हैं और दिनकर के हम वंशज हैं, ये हमारे लिए गौरव है। बिल्कुल। और कितने शानदार नोट पे इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले आप तीनों इस कार्यक्रम में आए। बहुत ही गौरवशाली पल था हमारे लिए भी और बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से आप सभी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, मुझे जो दिनकर की लाइनें, चूंकि आप लोगों को सुनते हुए अपनी चीजें मैं ज्यादा नहीं, लेकिन जो दिनकर की एक लाइन मुझे मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रहती है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। मुझे लगता है कि हर यूथ का एक ये ना टैगलाइन होना चाहिए उसके लाइफ का। और जो दूसरी चीज जो दिनकर के संसद के भाषण को, जी, दिनकर का कृष्ण दिनकर से अलग नहीं है। पद के नीचे पाताल एक मुट्ठी में तीनों, ये एक रचनाकार होता है। वह देखता रहता है भविष्य को। वह ब्रह्मा की भूमिका में होता है, वह शिव की भूमिका में होता है, वह विष्णु की भूमिका में होता है। वह चाहे तो संहार करे, वह चाहे तो सृजन करे, वह चाहे तो लालन पालन करे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक श्रेष्ठ रचनाकार में सिमट कर आ जाता है। अभिषेक जी, इसीलिए कहा जाता है कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि बताया कि वो आजकल मतलब कई सारी अपनी आइडेंटिटी बना के लोग बातें करते हैं, तो दिनकर हमें प्रेरित करता है। और दिनकर का एक और मुझे स्पीच काफी अट्रैक्ट करता है, जो उन्होंने राष्ट्रपति भाषण के बाद उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स में बोला था कि दिनकर लिखते हैं कि 3 महीने मैंने अपने देश के भाग्य के बारे में बहुत सोचा और सोच विचार के बाद कह रहा हूं कि गांधी, बुद्ध और अशोक ये रक्षक नहीं, खुद ही रक्षणीय है। गांधी, बुद्ध और अशोक इस देश की शोभा है, इस देश के गौरव है, इस देश का अभिमान है। लेकिन इस देश के संस्कार भी उन्होंने माना। लेकिन वो आगे कहते हैं कि संस्कार की रक्षा तभी हो सकती है जब राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक, उस्मान और भगत सिंह जैसे लोगों का बटालियन हर समय तैयार रहे। मतलब बहुत बड़ी बात कही जाती है। एग्जैक्टली। तो देश के युवाओं के लिए है कि हर चीज प्लेन नहीं होती, हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं। और खास करके वैसे समय में जब देश एक बहुत ही मुसीबत से गुजर रहा है, हमें लगता है कि दिनकर का जो राष्ट्रीय एक सोच है, उस सोच को अपनाने की जरूरत है। हम सबको इकट्ठा, एकजुट, हम जैसे भी हैं अच्छे हैं और हम सब मिलके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इस कोरोना की महामारी पे पार पाएंगे और फिर से देश फिर से उठ खड़ा हो पाएगा। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देख रहे सारे लोग स्वस्थ होंगे। बहुत संभल के रहने की जरूरत है। और आज के इस आयोजन में आप समय निकाल कर आए, पता ही नहीं लगा। इस कार्यक्रम को तो लंबे समय तक खींच सकते थे और किसी का मन नहीं भरता। तो मैं आप तीनों का आभार करना चाहता हूँ। अगर लास्ट में आपको कैसा लगा ये आयोजन, कुछ कहना चाहते हैं आज का, कैसे लगी आपको? दहलाती है शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह कोई कवि ही कह सकता है और यह हमको बल देता है। कोरोना भागेगा, संकट की यह रात जाएगी। बिल्कुल। आज की कार्यक्रम के बारे में किसी की कोई टिप्पणी अगर आप देना चाहें तो, अदरवाइज फिर हम इस कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलें? यस बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या हुआ?